प्रधानमंत्री अपनी सफल विदेश यात्रा के बाद पहुंचे स्वदेश। 3 देशों की यात्रा में मित्र देशों के साथ संबंधों में आई और गर्माहट। G7 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और डिजिटल क्रांति मुद्दों पर की चर्चा। कई नेताओं से हुई मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और पाकिस्तान के सामने है बड़ी चुनौतियां, मिलकर कर सकते हैं सामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर और रायबरेली के दौरों पर रहेंगे। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह के भाव समर्पण समारोह में शिरकत करेंगे। और विधान भवन परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने दिए निर्देश। एक बार प्रयुक्त होने वाली पॉलिथीन का प्रयोग प्रतिबंधित। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के इतर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई विश्व नेताओं से मुलाकात कर जलवायु परिवर्तन और डिजिटल क्रांति जैसे मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि अलविदा फ्रांस। 3 देशों फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की सार्थक यात्रा संपन्न। इस दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताएं हुई। मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को गहराई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पर भारत की स्थिति को मजबूती के साथ रखा और स्पष्ट किया कि इस बारे में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका का कोई सवाल ही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं जिनका वो मिलकर सामना कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 टूक। भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं और इसमें किसी अन्य पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत कर हल निकाल सकते हैं। कश्मीर का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में भारत का रुख एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अशिक्षा, बीमारी और गरीबी जैसी कई चुनौतियां हैं जिनका भारत और पाकिस्तान मिलकर सामना कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलैटरल इश्यूज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था तब मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है। हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़े, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़े और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी हमेशा हमारे बायलैटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली द्विपक्षीय बैठक थी। पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करने संबंधी बयान दिया था। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने हमेशा माना है कि जम्मू कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के उस बयान के 2 दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि वे तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की राह पर जाने के बजाय आपसी बातचीत का रास्ता अपनाएं।
पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाने की कोशिश की और इस पर विशेष बैठक की मांग की। हालांकि इन कोशिशों में भी पाकिस्तान नाकाम रहा और यूएन में इस मुद्दे पर सिर्फ बंद दरवाजों के भीतर ही चर्चा हुई। इस बैठक में भी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता का समर्थन किया। चीन ऐसा इकलौता देश रहा जिसने पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाई। भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की सिर्फ एक शर्त है, आतंकवाद को शोए और आतंकी फंडिंग पर रोक। No democracy will acknowledge or accept talks when terror thrives. Stop terror to start talks. कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को चारों तरफ से हताशा हाथ लग रही है और उसका नकारात्मक एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी औंधे मुंह गिर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि पाकिस्तान हकीकत से रूबरू होने को कितना तैयार है और तैयार है भी या नहीं। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बियारित्ज में कई अन्य प्रमुख बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव समेत कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान तमाम वैश्विक मुद्दों समेत इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। फ्रांस के बियारित्ज में आयोजित G7 से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें की, लेकिन सबकी नजरें थी पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर। मुलाकात को लेकर ट्रंप ने ट्वीट किया। फ्रांस के बियारित्ज में G7 सम्मेलन के दौरान अपने खास दोस्त भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। We've had a lot of achievements. We have an achievement with Prime Minister Modi because we're doing great trade. We're doing a lot of trade with India. That's an achievement. इस अहम मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक शानदार रही। हम दोनों के बीच सार्थक वार्ता हुई। हम जल्द ही आपसी लाभ के लिए व्यापार के मुद्दों पर सहमति बनाएंगे। उम्मीद है दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र अपने लोगों की भलाई और दुनिया में शांति स्थिरता के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात में व्यापार और ऊर्जा आयात पर विस्तार से चर्चा हुई। अब भारतीय कंपनियां अमेरिका से ऊर्जा आयात करेंगी। Prime Minister spoke of the importance of energy imports from the United States. He referred to the fact that $4 billion worth of imports were already in the pipeline and that we expected to step it up. As you know, Prime Minister will be visiting the United States next month. And in that context, he is going to have a round table with the top CEOs of energy companies. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से द्विपक्षीय मुलाकात की। ब्रिटेन में सत्ता संभालने के बाद बोरिस जॉनसन और पीएम मोदी के बीच ये पहली मुलाकात थी। इस अहम मुलाकात के दौरान ब्रिटिश पीएम ने जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बापू की 150वीं जयंती के मौके पर पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान कहा कि ब्रिटेन में इस बदलाव के वक्त में भारत उसके साथ खड़ा है। दोनों देशों के व्यापार और निवेश के माहौल पर भी चर्चा हुई। Prime Minister of the United Kingdom, Mr. Boris Johnson, specifically spoke about the need to develop the partnership between the two countries, and he understood that it is important for access to be given for talented Indians to the United Kingdom. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस के बीच रविवार को परस्पर हित के विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र में क्लाइमेट एक्शन समिट में भारत की भागीदारी और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के भारत सरकार के फैसले की पृष्ठभूमि में हुई है। Essentially, Prime Minister has laid out our basic position on the internal matter that Article 370 is under the Constitution, on the fact that on the international front, no step has been taken by India in any way or form to threaten regional peace and stability, on the fact that normalcy is returning to the state of Jammu and Kashmir. The UN Secretary General's primary aim of calling on PM was the climate change summit. That is his priority. Prime Minister has said we will stand by him on this.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल के साथ व्यापक बातचीत की और दोनों नेताओं ने आतंकवाद से मुकाबले में सहयोग समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बातचीत की। दक्षिण पश्चिम फ्रांस के इस शहर में G7 शिखर सम्मेलन से इतर मोदी ने सॉल से मुलाकात की और अफ्रीका के अहम सहयोगी के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक महाशक्तियों के संगठन G7 शिखर सम्मेलन का फ्रांस के शहर बियारित्ज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। मेजबान देश फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मेलन में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए बुलाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि अब बड़े सम्मेलनों में भारत की आवाज बुलंद है। अब भारत के एजेंडे पर दुनिया चल रही है। ऐसा ही देखने को मिला G7 शिखर सम्मेलन के दौरान। भारत को पहली बार इस सम्मेलन में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पर्यावरण पर आयोजित विशेष सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। जैव विविधता, जलवायु और महासागरों पर आयोजित सत्र में प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा के प्रयोग और एक बेहतर भविष्य के लिए वनस्पति और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। Prime Minister himself spoke of the initiative on single-use plastic. We are launching a national campaign against plastic waste in the oceans and against single-use plastic. G7 के नेताओं ने अमेज़न के जंगलों के लिए तकनीकी और वित्तीय मदद समझौते पर चर्चा की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेज़न देशों को आग से प्रभावित होने में मदद करने के लिए $20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आपातकालीन फंड की घोषणा की। अमेज़न दुनिया की 14% कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है और फिलहाल दुनिया के लिए फेफड़े की तरह काम करने वाला अमेज़न वैश्विक समस्या बन गया है। कोई देश यह नहीं कह सकता कि ये उनकी दिक्कत नहीं है। अमेज़न के नुकसान की क्षतिपूर्ति करना नामुमकिन है। अमेज़न के वर्षावन में इस साल रिकॉर्ड आग की घटनाएं हुई हैं। मैक्रो ने G7 नेताओं और मेहमानों को समुद्र से प्राप्त प्रदूषणकारी प्लास्टिक से बनी एक घड़ी भेंट की। ये घड़ी पूरी तरह से रिसाइकलिंग के तहत बनाया गया है और इसीलिए ये एक उदाहरण मात्र है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसको महासागरों के निकले प्रदूषण फैलाने वाले प्लास्टिक से बनाया गया है। G7 सदस्य देशों ने डिजिटल सुधार पर भी चर्चा की। डिजिटल प्रौद्योगिकी सत्र का पीएम मोदी ने नेतृत्व किया। पीएम मोदी ने इस दिशा में भारत में किए गए कामों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी समाज में असमानता को खत्म करने का काम कर रही है और लोगों को सशक्त भी बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने UAE में रुपे कार्ड लॉन्च करने के 2 दिन बाद इस सेशन को संबोधित किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान के नेताओं के अलावा यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, चिली, ऑस्ट्रेलिया, भारत और OECD नेता भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विचार में कोई स्थान नहीं है। नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र को हिंसा द्वारा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, भारत उनके खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखेगा। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है और सरकार इसे जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वामपंथी उग्रवाद और हिंसा के खिलाफ सुरक्षा बलों की सफलता की चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में इस तरह के उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आई है। वहां हिंसा की घटनाएं भी कम हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर और रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह के भाव समर्पण समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर लगभग 1 बजे योगी हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे। वहां से सीधे शहर के नेहरू नगर चौक पर राणा बेनी माधव सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और फिर शहीद चौक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद वो फिरोज गांधी ऑडिटोरियम में भाव समर्पण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद उनका काफिला कार से कार्यक्रम स्थल पहुंचेगा। वो शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर दादूपुर के निकट बने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ योजनाओं, विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लाभांश और सरप्लस रिजर्व के रूप में सरकार को 1.76 लाख रुपए देने का फैसला किया। RBI के बोर्ड द्वारा विमल जालान समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दिए जाने के बाद RBI ने ये फैसला किया। RBI के अतिरिक्त रिजर्व को सरकार को स्थानांतरित करने पर विचार करने के लिए RBI के पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था।
समिति को आरबीआई के वर्तमान इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस समिति ने आरबीआई के गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आरबीआई की ओर से सरप्लस ट्रांसफर किए जाने से केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त पैसा आएगा, जिससे सरकार को सार्वजनिक लोन चुकाने वाले बैंकों को पूंजी डालने में मदद मिलेगी। इससे बाजार में बड़ी तादाद में पैसा यानी कि लिक्विडिटी आएगी। डिमांड बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। मिर्जापुर के बघेड़ा खुर्द ग्राम में पहाड़ से सटे खेत में बाघ ने हमला कर 2 ग्रामीणों को घायल कर दिया। बस्ती में बाघ के घुसने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मिर्जापुर के जिगना थाना अंतर्गत बघेड़ा खुर्द में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के बाहरी हिस्से में एक झाड़ी में छिपा बाघ अचानक झाड़ी के पास पहुंचे लोगों पर हमला कर दिया। हमले में 2 लोग जख्मी हो गए। प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बाघ के आने से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। उनका कहना है कि अभी तो हमले में केवल घायल हुए हैं। जब तक चला नहीं जाता या वन विभाग पकड़ नहीं लेती, हमें राहत नहीं मिलेगी। हमकी क्या मालूम सर कहाँ से है। अब यहाँ बैठा रहा निटान हो तो जब रखे लोटा देखा तो साला गरज के आई गए लग एकदम मार दिए। हाँ सर 2 बात करावा सुई लो। तो यहाँ सुबह 5 बजे से आया था टाइगर, इधर खेत में था। वो सुबह सुबह हम लोग गाय हाँकने आए थे तो दिखाई दिया। वहाँ से फिर आया एक आदमी का, गांव का ही आदमी हो, फ्रेश होने के लिए आया लोटा लेके, तो उसके ऊपर आक्रमण किया। वो उसके पीछे 2 पंजे का निशान हो गया है। ये मिर्ज़ापुर जनपद के सदर तहसील में बघेड़ा खुर्द गांव है। पहाड़ी से सटा हुआ गांव है। यहाँ पर सुबह एक जानवर देखा गया है जो तेंदुआ, मतलब ये अपेक्षा है या ये जानकारी हो रही है कि तेंदुआ है। 2 लोग घायल हुए हैं हल्के से। एक लोगों को हल्की सी चोट आई थी, वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं। दूसरे लोगों को थोड़ा सा चोट लगी है, वो इलाज करा रहे हैं। यहाँ पास में ही, क्योंकि ये जंगल का एरिया है, तो पास में ही जहाँ घने पेड़ हैं वहाँ पे कहीं जाकर के छुप गया है। आसपास के लोग कुतूहल बस यहाँ पर आकर के इकट्ठे हुए हैं और हमारी वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम, हम लोग सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई जो है किसी को कोई नुकसान ना हो। चूँकि ये जंगल का क्षेत्र है, इसलिए वो अपने हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट में है और हम लोग इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि अपने यहाँ वो सुरक्षित रहे, गाँव के लोगों को किसी प्रकार का नुकसान। नोएडा के सेक्टर 110 में अवैध रूप से बने रामा बैंक्वेट को प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। करीब 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने एक अवैध बैंक्वेट हॉल नोएडा प्राधिकरण के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के बेटे की जमीन पर बना था। प्राधिकरण की तरफ से कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन बैंक्वेट हॉल के मालिक उसे हटा नहीं रहे थे। पुलिस बल के साथ नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी वहां पहुंचे और अवैध रूप से बने इस बैंक्वेट हॉल को ध्वस्त कर दिया। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने कहा कि नोएडा में अतिक्रमण का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके पहले फेज में जिन जमीनों को चिन्हित किया गया था उनमें से 70% का काम पूरा कर लिया गया है। लेकिन प्राधिकरण सीईओ ने यह भी माना कि कुछ जगहों पर हुए अवैध कब्जे में प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत थी, जिसकी जांच की जा रही है। अभी पूरा डेटाबेस तैयार नहीं हुआ है, लेकिन वीकली मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जा रही है और जो बड़े लैंड पार्सल्स हैं, अभी सिर्फ 5 लैंड पार्सल्स हैं जो क्लियर कट आए थे, क्योंकि इसमें भी एक प्रक्रिया है, चिन्हीकरण है, डिमोलिशन का ऑर्डर होता है। उसके बाद हम लोग अगर खुद उनके द्वारा डिमोलिश नहीं किया जाता है तो फिर प्राधिकरण द्वारा बलपूर्वक कराया जाता है। तो जो पहले फेज में चिन्हित किए गए थे वो लगभग 70-80% काम हम लोगों ने पूरा किया है और बाकी नेक्स्ट वीक हो जाएगा। तो ये फेज वाइज हम लोग एरिया वाइज, फेज वाइज इसको कर रहे हैं। तो पूरा अभी आंकड़ा नहीं है, लेकिन प्रयास है कि जो भी ऐसी जमीनें हैं जो प्राधिकरण ने अर्जित की हैं और जो कोर्ट के किसी स्टे आदेश से प्रभावित नहीं है, उनको आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि उनपे से अवैध कब्जे हटवाए जाएं और जिन पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। चंदौली जिले में 8 साल से अलग रहे दंपत्ति को मुस्लिम दंपत्ति का पुलिस उपाधीक्षक ने एक बार फिर से निकाह कराया। समाज में जहां पुलिस के प्रति लोगों में नकारात्मक छवि बनी हुई है, वहीं पुलिस लोगों के दुख दर्द को साझा कर उनके मन मुटाव को दूर कर एक करने का भी सराहनीय कार्य कर रही है। पुलिस उपाधीक्षक त्रिपुरारी पांडे व मुस्लिम धर्मगुरु की पहल पर क्षेत्राधिकारी सदर के कार्यालय में आपसी सहमति से 8 साल से अलग रह रहे दंपत्ति का निकाह कराया गया। लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक की इस पहल की बहुत सराहना की। जनपद चंदौली के थाना मुगलसराय क्षेत्र में महमूदपुर के रहने वाले अमानतुल्लाह और अशफाक अहमद, जिसकी की एक दोनों की शादी एक दूसरे की बहन से हुई थी और करीब 8 वर्ष पूर्व शादी हुई थी।
इनका आपसी अनबन हो गया था, जिसमें से एक के पास 3 बेटियां हैं और एक के पास एक पुत्र है। दोनों की दरखास्त पड़ी, दोनों के परिवार को बुलाया गया और समझा बुझा करके उसमें से एक परिवार ने 1 तलाक दे भी चुका था, लेकिन आज मौलाना जी को भी बुलाया गया और इनके बारे में समझ करके इनको दोनों परिवारों को एकत्रित करा करके रजा खुशी मंदी से इनको पुनः इनके घर भेजा गया। इसलिए भेजा गया ताकि ये अमन चैन से अपने परिवार में सकुशल रह सके। शाहजहांपुर में बारिश के पानी का अधिक से अधिक संचयन को लेकर प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है। जहां बारिश के पानी को 500 तालाबों को टारगेट कर जल संचयन का कार्य किया जा रहा है, वहीं एक अनूठे प्रयास के तहत भूमिगत जल की बर्बादी को कम करने के लिए हर स्कूल में नल के पास शोकपीट बनाकर स्कूली बच्चों के साथ आम लोगों को भी पानी बचाने के प्रति जागरूक किया है। मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र सिंह तंबर ने बताया कि जल संरक्षण को लेकर सरकारों के आदेश अनुसार तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराकर 500 तालाबों को टारगेट कर मनरेगा से खुदाई कराई गई है, जिसका परिणाम 300 खुदे हुए तालाबों में पानी एकत्र हो रहा है। बारिश की वजह से 200 तालाबों की खुदाई रुक गई थी, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। 100 फुट है, बरसाती पानी है, छतों का पानी जी पानी है और इसका विद्यालय का पानी इसके 100 फुट अंदर जाएगा, इससे जल बचाव होगा। यही स्कूल में जो बनाया जा रहा है, इसका जैसे पानी की बर्बादी बचेगी, भू जल स्तर बढ़ेगा जनपद के हर स्कूल में, इसीलिए ये बनाए जा रहे हैं। यहाँ 2 शॉकपिट बने हुए हैं। इसका उद्देश्य जल संरक्षण से है, क्योंकि पानी जो है इसके माध्यम से ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन का जो जल स्तर निम्न हो गया है उसमें मदद मिलती है कि उसका जल स्तर उच्च हो। और इस मामले में समय समय पर हम लोग प्रार्थना के समय पर जल संरक्षण संबंधी संगोष्ठी भी करते रहते हैं और प्रार्थना समय बच्चों को बताते भी रहते हैं कि जल का बचाव कैसे करें। अलीगढ़ मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर जमा क्षेत्र के गांव सपेरा भानपुर के ऋषिपाल सिंह जल संचय की खातिर तालाबों की मुहिम चला रहे हैं। तालाबों को सजाने और संवारने और उन्हें कब्जा मुक्त कराने के लिए युवाओं की टीम हर समय तैयार रहती है। उनकी टीम जल संरक्षण के लिए युवाओं को प्रेरित कर रही है। उनकी टीम में 40 युवा जुड़े हुए हैं जो गांव के विकास और संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि 3 साल से तालाबों का अस्तित्व बचा रहे हैं। होता है कि आजकल बहुत पानी का दोहन हो रहा है, तो उसको देखते हुए हमने सोचा कि उस पानी को क्यों ना संचय किया जाए। फिर हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो इतने स्तर पर बैठे हैं, वो भी जमीनी स्तर की बात करते हैं कि पानी को कैसे बचाएं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, पेड़ पौधे रहे नहीं हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि प्रकृति का जो संतुलन है बिगड़ता जा रहा है। जब हमारे तालाब पे काम हुआ तो जल स्तर पे इतना सुधार हुआ कि जैसे हमारे ट्यूबवेल पहले पानी बहुत कम देते थे, आज देखो वो पानी ज़्यादा दे रहे हैं, उनका स्तर बढ़ा है। कुछ हमारे गांव में कुछ नल थे जो हाथ के नल थे, उनका पानी बिल्कुल चला गया था। जैसे ही हमने देखा 1 साल बाद 2 साल बाद उसमें पानी स्वतः आने लग गया। और ये तालाबों की जो खुदाई हुई थी उससे हमारे यहाँ का जल स्तर बहुत अच्छा हो गया है। नलों में भी पानी आ गया है और नल बिल्कुल सूखे पड़े थे जब से, और जल स्तर बढ़ने से और तालाबों की साफ़ सफाई होने से बहुत अच्छा हो गया है। अभियान चलाया है ये सफाई, तालाबों की सफाई के बारे में बहुत बढ़िया अभियान चलाया है। इससे हमारा पानी इकट्ठा होकर जल स्तर ऊपर आ रहा है। इससे जो तालाबों की खुदाई का कार्य जो किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, जो गांव का पानी जो वेस्ट जो जाता है उसके लिए जो योगदान कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को काफ़ी जो है खुशी हुई है कि धीरे धीरे हमारे नलों की जो समस्या थी, तालाब में खुदाई होने के बाद में जो पानी का स्तर जो बढ़ा है वो काफ़ी कार्य योग्य है। स्वच्छता अभियान की मुहिम छेड़ते हुए चित्रकूट के करवी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सपाहा के सहायक अध्यापिका गीता वर्मा ने विद्यालय में योगशाला शुरू की है। वो प्रतिदिन प्रार्थना के बाद बच्चों को योग के बारे में बताती हैं और योगासन कराती हैं। साथ ही साफ सफाई के बारे में भी बच्चों को जागरूक करती हैं। स्कूल के योग क्लास पढ़ाई में नवाचार, सेहत व स्वच्छता के मंत्र से स्कूल का माहौल बदला है और बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। इस समय 162 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। इतना ही नहीं, वो स्कूल बंद होने के बाद अभिभावकों के पास भी जाती हैं और उन्हें भी साफ सफाई का महत्व बताती हैं। पिछले कई साल से ये उनकी नियमित दिनचर्या में शामिल है। फिर ऐसा है कि जब मैं यहाँ प्राथमिक विद्यालय सपा में मैं समायोजन होकर के आई 2012 में,
तो यहाँ पर बच्चों की स्थिति कम थी, बहुत दयनीय थी। 120 बच्चे नामांकित थे, 50-60 बच्चे आ रहे थे। मैंने गांव में भ्रमण किया, गांव में गई और देखा, लोगों से संपर्क किया कि आखिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पता चला कि ज़्यादातर बच्चे संक्रामक बीमारी से परेशान हैं और नहीं आ रहे, बीमार हैं। घर वालों ने कहा कि बीमारी की वजह से नहीं आ रहे हैं। बहुत लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे बच्चे ज़्यादातर आएँ स्कूल। मैं सियासी से लगे हुए STM कॉलोनी में रहती हूँ। वहाँ से मैं एक दिन सियासी गई सुबह भ्रमण करने के लिए। वहाँ मैंने देखा कि योग की क्लास चल रही थी। वहाँ एक दिन बैठी, थोड़ा सा मुझे लगा कि इसको करने से काफ़ी फायदा होता है। 2-4 दिन गई तो मुझे एहसास हुआ कि योग करने से तो काफ़ी फायदे हैं, बहुत बीमारियाँ इससे ठीक हो जाती हैं और काफ़ी ऊर्जावान मुझको अपने आप को महसूस हुआ। फिर मैं यहाँ आई, फिर मैंने बच्चों को बुलाना शुरू किया और क्लास लगानी शुरू की। जब क्लास लगाने लगी, देखिए, जब से योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है, मनाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, तब से विद्यालयों में भी योग को लेकर काफ़ी रोचकता आई है और सारे बालकों तक ये बात पहुंची है कि योग से क्या हमें लाभ हैं स्वास्थ्य को लेकर। ऐसे दृष्टि में हमारे जनपद के तमाम विद्यालयों में प्रार्थना के बाद योग या व्यायाम कह लीजिए, तमाम ऐसे कार्य कराए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर बात करें सपहा विद्यालय की, तो वहाँ पर मैडम का भी एक सार्थक प्रयास है, बड़ा अच्छा प्रयास है। सुबह सुबह बच्चों को योग कराने के बाद कक्षा का आरंभ होना पठन पाठन का, और उनका सहयोग, उनका जो कार्य शैली है, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को स्वास्थ्य को लाभ पहुँचेगा ही, और स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे तो स्कूल के रेगुलर आएंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने प्रधानमंत्री द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करने के सुझाव के क्रम में ये निर्देश दिए हैं कि संसद भवन की भांति उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधान भवन परिसर को भी प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए। श्री दीक्षित के निर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुए निर्देश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा विधान भवन परिसर को प्लास्टिक की बोतलों और एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि प्लास्टिक के सामान के बजाय पर्यावरण के अनुकूल थैलों या सामान का उपयोग किया जाए। प्रमुख सचिव ने कहा कि श्री अध्यक्ष के निर्देशानुसार उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में कहा था कि भारत में प्रतिदिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। पॉलिथीन उत्पाद कार्सिनोजेनिक होते हैं और उन्हें सड़ने गलने में हजारों साल लगते हैं। प्लास्टिक जमीन और पानी दोनों पर हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार की मुहिम तेजी पकड़ती नजर आ रही है। इसी क्रम में जनपद एटा के जिलाधिकारी सुखलाल भारती के निर्देशन में जनपद के खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं SDM अलीगंज EO अलीगंज ने अपनी टीमों एवं भारी पुलिस बल के साथ पॉलिथीन को लेकर अलीगंज नगर में छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई में दर्जन भर दुकानदारों पर भारी मात्रा में पॉलिथीन, प्लास्टिक के ग्लास एवं पॉलिथीन से बने अन्य वस्तुएं बरामद हुई, जिसे नगर पालिका प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया गया है, जिसमें दोषी दुकानदारों पर 46,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। शासन के निर्देश अनुसार ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को पॉलिथीन का उपयोग न करने की सलाह भी दी। फूड विभाग ने संयुक्त रूप से अलीगंज में कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधित पॉलीथीन के प्रति हम लोगों ने मार्केट में पूरा भ्रमण किया और मार्केट में जो भी व्यापारी प्रतिबंधित पॉलीथीन रखे हुए थे उनके यहाँ हमने चालान किया है, जिसमें 46,000 का चालान ये नगर पालिका द्वारा किया गया है। और इसके साथ ही जो भी वहाँ पर एडल्ट्रेशन के कुछ हमें ऐसे व्यापारी मिले जो एडल्ट्रेशन का माल बेच रहे थे, तो उसके साथ साथ ही हमने उनके नमूने भी एकत्रित किए हैं खाद्य पदार्थों के। क्या पॉलीथीन भी बरामद? अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री अपनी सफल विदेश यात्रा के बाद पहुंचे स्वदेश। 3 देशों की यात्रा में मित्र देशों के साथ संबंधों में आई और गर्माहट। G7 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और डिजिटल क्रांति मुद्दों पर की चर्चा। कई नेताओं से हुई मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और पाकिस्तान के सामने है बड़ी चुनौतियां, मिलकर कर सकते हैं सामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर और रायबरेली के दौरों पर रहेंगे। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह के भाव समर्पण समारोह में शिरकत करेंगे।
और विधान भवन परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने दिए निर्देश। एक बार प्रयुक्त होने वाली पॉलिथीन का प्रयोग प्रतिबंधित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।